पंचायत चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में डेटा मांगा है राज्य सरकार से। सुप्रीम कोर्ट में एमपी सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। कल रिपोर्ट पेश करेगी सरकार। कल फिर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी इस पर और जल्द चुनाव कराने के लिए याचिका पर सुनवाई हो रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए सरकार ने कहा है कि प्रदेश में 48% मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं। कुल मतदाताओं में से अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं को हटा दिया जाए तो 79% मतदाता ओबीसी वर्ग के ही हैं। इस आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने 35% आरक्षण की सिफारिश ओबीसी के लिए की है। ये पूरी प्रक्रिया केवल पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर है। इसका नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। मंत्री भूपेंद्र सिंह और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी उन्होंने दी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहती है। अब आयोग की नई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में 6 मई यानी कि कल दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से बातचीत की हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन सर हमारे साथ है। सर, आज आपने आंकड़ा जो है सरकार के पास समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। किस तरीके का आंकड़ा है, कितने मतदाता मध्य प्रदेश में हैं और आरक्षण को लेकर आप कल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाले हैं? पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज अपना प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। हमने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी और कल माननीय उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत भी होने वाली है। उसमें हमने जो बिंदु दर्शाए हैं उसमें हमारे जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, पंचायत के चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट बनी उसकी जिला से हमने गणना की, संस्था से गणना की। उसमें हमने पाया कि 48% हमारा मतदाता है और पिछले चुनावों के में उनकी भागीदारी कितनी थी उसका भी हमने पूरा डाटा निकाला और हमने पाया कि ST SC की जो रिजर्वेशन को हटा दें तो 79% जो हमारा ओबीसी का अधिकार बनता है उनकी गणना आती है, लेकिन उतना ना होकर के उससे काफ़ी कम है। और इसलिए हमने रिकमेंड किया है कि 35% स्थानीय निकाय के चुनाव में और पंचायत राज के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिले। क्या आधार रहा सर, जिला स्तर पर आपने मतगणना की? क्योंकि लगातार जो है डाटा जनसंख्या को लेकर हो या आरक्षण को लेकर हो, लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही। आधार क्या रहा आप लोगों का ये आंकड़ा निकालने के लिए? आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सर्वे, इसी के साथ साथ संस्थाओं से प्राप्त ज्ञापन, उनके आवेदन, उनके अभ्यावेदन, उनकी ईमेल, इसी के साथ साथ उनके साथ में बैठ की गई बातचीत और पुराने पिछले चुनाव में उनको मिले रिजर्वेशन के उपरांत सामान्य सीटों पे कितने वे लोग निर्वाचित होके आए, इन सब आधारों के आधार पे हमने करने। सबसे ज्यादा ओबीसी के मतदाता किस जिले में पाए गए? क्या अलग अलग जिले के आधार पर आप आरक्षण देंगे? हमने पूरे प्रदेश का जो डाटा निकाला उसमें सर्वाधिक ओबीसी का ग्रामीण क्षेत्र में बालाघाट है और शहरी क्षेत्र में देखें तो सिवनी। 79% ओबीसी बालाघाट जिले में। किस बिंदुओं के साथ सर आप कोर्ट में आप कल जाने वाले हैं, तो कोई चैलेंज करेगा तो कितने मजबूती से आप पक्ष रखने वाले हैं? पूरी दमदारी के साथ में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, पूरी पारदर्शिता के साथ में प्रस्तुत हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे आयोग की रिपोर्ट के ऊपर माननीय न्यायालय इस पक्ष को मजबूती से सुनेगा और हमारी रिपोर्ट के अनुरूप फैसला होगा। रिपोर्ट के अनुरूप जो है वो फैसला होगा, ये कहना है गौरीशंकर बिसेन साहब का। तो हम कह सकते हैं गौरीशंकर बिसेन ने जो कहा है कि पूरी मजबूती और पूरी निष्पक्ष तौर से जो है आंकड़ा तैयार किया गया और कल वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। कह सकते हैं ट्रिपल टेस्ट की जो बात की गई है वो ट्रिपल टेस्ट के रास्ते साफ हो गए। मतलब हम कह सकते हैं आने वाले समय में पंचायत चुनाव जल्द हो सकते हैं। कैमरा पर्सन भरत बुंदला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और इस पूरे मसले पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, लंबे समय से इंतजार था कि ओबीसी कल्याण विभाग कब रिपोर्ट पेश करेगा। आज रिपोर्ट पेश की है, क्या कुछ आंकड़े आपके पास हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा
पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया गया, उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने आज अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट में ये माना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के मतदाता 48% हैं और उन्होंने ये रिकमेंडेशन की है कि पंचायत के चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव इसमें 35% का आरक्षण दिया जाए। आयोग अपनी रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। कांग्रेस सर 52% मतदाता जनसंख्या की बात करती थी, आप लोग 48% की बात कर रहे हैं, तो कुछ अंतर नहीं है? देखिए, जनसंख्या 57% है, कांग्रेस गलत कह रही है, और मतदाता 48% हम लोग कह रहे हैं, 48% मतदाता कह रहे हैं, तो संख्या 57% है, मतदाता 48% है और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 35% पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में आरक्षण की अनुशंसा की। ट्रिपल टेस्ट पूरे हो चुके हैं सर, अब सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो आपको लगता है अब स्थिति स्पष्ट है चुनाव को लेकर? देखिए, अब पूरी मजबूती से सरकार अपना पक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के माध्यम से रख रही है और वहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा डाटा आएगा। तो सरकार जो है मजबूती के साथ अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में रखेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही है जो आने वाले समय पंचायत चुनाव कब कराने हैं उसका फैसला करेगी। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं ट्रिपल टेस्ट को लेकर जो सरकार से कहा गया था, निर्देश दिए गए थे, उसको पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जरूर पूरा करके सरकार के पास रिपोर्ट सौंप दिया और वो कल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भेजी जाएगी। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। आकर्ष, एक बड़ी और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है ओबीसी को लेकर, कल सुप्रीम कोर्ट में इसी से वो चाहेगी आगे कि इस रिपोर्ट को रखा जाए और आगे बढ़ा जाए। जी विजय जी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि मध्य प्रदेश में यदि आपको नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने हैं तो आपको ट्रिपल टेस्ट पूरा करना होगा और ट्रिपल टेस्ट को लेकर हम कहें तो लंबा इंतजार करना पड़ा है मध्य प्रदेश को। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही थी, इंतजार इसी चीज़ का था कि सरकार कब रिपोर्ट सौंपेगी और आज जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। आंकड़ों की बात करें, ट्रिपल टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले ट्रिपल टेस्ट की बात की जाती है कि आपके प्रदेश में ओबीसी की कितनी जनसंख्या है और कितने मतदाता हैं, और उनमें से दूसरी बात उनमें से आपको कितने मतदाताओं को आरक्षण देना है, और तीसरा कि आपके यहाँ पर एक निष्पक्ष आयोग हो ओबीसी को लेकर। तो तीनों चीज़ हो चुकी है, मध्य प्रदेश में निष्पक्ष आयोग है और उसी के द्वारा जो है ट्रिपल टेस्ट किए गए हैं। ओबीसी को कितने मतदाता हैं, ओबीसी में कितनी जनसंख्या है और कितने प्रतिशत आप उन मतदाताओं को आरक्षण देना चाहते हैं। सरकार लगातार कहती रही है कि 27% आरक्षण ओबीसी को देने के लिए वो कटिबद्ध है, सरकार देना चाहती है। लेकिन ओबीसी वर्ग कल्याण आयोग ने जब पूरी रिपोर्ट तैयार की तो उन्होंने कहा है कि 35% आरक्षण की ओबीसी को जरूरत है और यही कारण है कि सिफारिश सरकार से की गई है और यही की यही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कल पेश की जाएगी। इसको लेकर कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से भी मैंने बात की तो उन्होंने कहा जिला स्तर पर हमने रिपोर्ट तैयार की है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो मंडला में सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं। सिवनी में, शहरी क्षेत्र में सिवनी ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा 70% से ज़्यादा ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं। तो जिला स्तर पर सघनता से ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में कल सरकार अपना पक्ष रखेगी। हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की बात करें, अरुण गबली वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के केस के कारण ये ओबीसी का मामला अटका था। अब महाराष्ट्र का फैसला जरूर आ चुका है, लेकिन अब मध्य प्रदेश का भी हम कह सकते हैं कल जब सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी तो हम कह सकते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है एक बड़ा फैसला इस रिपोर्ट के आने के बाद सुना सकती है। विजय जी शुक्रिया आकर्ष, तमाम बातचीत के लिए। नजर रहेगी हमारे भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आकर्ष इस तमाम बातचीत के लिए। और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने गुरुवार को शादी की सालगिरह मनाई है। सीएम शिवराज और साधना सिंह ने विवाह वर्षगांठ के 30 साल पूरे कर लिए हैं। तो बुलडोजर मामा जैसी सख्त छवि और भांजे भांजियों के प्यारे मामा ने ट्वीट में लिखा है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर समाज और प्रदेश की बेहतरी के लिए लगातार 30 साल से काम कर रहे हैं। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मिशन 2023 को लेकर बड़ी रणनीति बनाई है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष
विष्णुदेव साय सहित दिग्गज नेता कल से एक एक बूथ पर 2-2 दिन बिताएंगे। सभी नेताओं को मतदाताओं के घर पर जाकर दस्तक देकर उनसे चर्चा भी करनी है और इसी के साथ कार्यकर्ताओं से बूथ की स्थिति की जानकारी भी लेना है। जो बूथ कमजोर होंगे उनको मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जमीनी तैयारी के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। एक एक बूथ पर बीजेपी के दिग्गज 2-2 दिन बिताएंगे। इस चर्चा में प्रदेश सरकार के बारे में पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उनमें से कितने वादे पूरे हुए, कांग्रेस सरकार के कामों से मतदाता कितने संतुष्ट हुए। मतदाताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर पूछा जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। जिन मतदाताओं के घरों तक नेता जाएंगे उनका पूरा ब्यौरा एक बुकलेट में नोट किया जाएगा। अभी हम लोग जो 5 मई से लेकर 20 मई तक स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर कार्य विस्तार योजना चलाने वाले हैं, प्रत्येक बूथ में चलाने वाले हैं, जिसमें हमारे सभी नेतागण विस्तारक के रूप में जाएंगे। प्रत्येक शक्ति केंद्र में 2-2 विस्तारक 5 से लेकर 20 मई तक वहां पर रहने वाले हैं और एक एक बूथ में 2-2 दिन 1.5 दिन का समय उनको मिलेगा। बीजेपी के इस बूथ अभियान पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि 15 साल सरकार में रहने के बाद बीजेपी के मुखिया और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हवा में उड़ने लग गए थे, लेकिन जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नए अभियान से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया, मंत्रिमंडल के सदस्य, उनके विधायक हवा में उड़ने लग गए थे, तो जनता उनका पैर कतर दी है और अब जनता में उतर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता ही बड़ा होता है और जनता के बीच में जाएं, मेहनत करें, अच्छी बात है। हर कोई व्यक्ति, हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से मेहनत करता है, मगर जनादेश तो जनता तय करती है किसको देना है नहीं देना है। हमें लगता है 2023 में फिर से कांग्रेस के पक्ष में जनता वोट करेगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी बूथ को मजबूत करने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस का मानना है कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। वैसे ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बीजेपी के बूथ अभियान से आने वाले चुनाव में उसे कितना फायदा मिलता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और इधर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें अगले महीने जून में खाली हो रही हैं। उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही दल सामाजिक और सियासी समीकरणों के मुताबिक इन सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। मौजूदा संख्या, जो सदस्य संख्या है, उसके लिहाज से कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना यहां दिखती है। राज्यसभा की तैयारी, कौन किस पर भारी? कांग्रेस बीजेपी फिर आमने सामने, दोनों रणनीति लगे बनाने। कांग्रेस की बात करें तो राज्यसभा की सीट को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता राज्यसभा जाने के लिए समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो पार्टी एक बार फिर विवेक तनखा को राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि वो प्रदेश का ब्राह्मण फेस होने के साथ ही कश्मीरी पंडित भी है और कानून के बड़े जानकार हैं। इसके अलावा निमाड़ के बड़े नेता और ओबीसी चेहरा अरुण यादव का नाम भी चर्चाओं में है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी दावेदारों की सूची में शुमार है। हालांकि देखना होगा कि हाईकमान किस चेहरे पर मोहर लगाता है। देखिए, राज्यसभा का जहाँ तक मामला है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी और अन्य नेता दिग्विजय सिंह जी और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो, और कांग्रेस हाईकमांड सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये तय करेंगे कि आज की जो परिस्थिति है, 2023 में चुनाव है, तो कौन कैंडिडेट को राज्यसभा में भेजा जाए, जिससे मध्य प्रदेश की 2023 की बीजेपी से लड़ाई और पुख्ता हो। 2023 के चुनाव से पहले प्रदेश में राज्यसभा की खाली हो रही 3 सीटों पर बीजेपी प्रदेश के ही नेताओं को मौका देना चाहती है, ताकि अलग अलग समाज वर्गों को साधा जा सके। इन चुनावों में भी आदिवासी, दलित, ओबीसी और ब्राह्मण चेहरे का दबदबा देखने को मिल सकता है। बीजेपी से दलित और ओबीसी चेहरे को राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी से लाल सिंह आर्य
कविता पाटीदार, पीयूष गोयल जैसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का कहना है कि ये फैसला हाईकमान की ओर से ही किया जाएगा। जो हमारे राज्यसभा के इस बार यहाँ से जो निर्वाचन होंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी और हमारा नेतृत्व जो मिलकर के तय करेगा, और जो तय हो जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। अरे आदिवासी ही हमारे सुमेर सोलंकी एकदम नौजवान यंग राज्यसभा के सदस्य, इतिहास बनाया मध्य प्रदेश ने, एक आदिवासी नौजवान को राज्यसभा का सदस्य बनाया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में राज्यसभा के लिए रेस दिखाई पड़ेगी। मध्य प्रदेश में फिर से चुनावी राजनीति की झलक दिखेगी। वोटिंग भले विधायक करेंगे, लेकिन लोगों के लिए फिर भी ये मायने रखेगा। देखना होगा कि प्रदेश में इस बार राज्यसभा के लिए किसे मौका मिलता है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और हौसले बुलंद हो और दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो तमाम चुनौतियों के बाद भी सपने पूरे किए जा सकते हैं। इंदौर में भी एक सब्जी बेचने वाले की बेटी ने कड़ी मेहनत से न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि माँ बाप का सिर भी गर्व से ऊंचा किया है। ये है अंकिता नागर। अंकिता की जिद, जज्बा और जुनून ने उस मुकाम तक पहुंचाया जिसका सपना उसने देखा था। इंदौर में माता पिता के साथ ठेले पर सब्जी बेचने वाली अंकिता का चयन सिविल जज में हुआ है। आर्थिक तंगी के बीच कड़ी मेहनत का नतीजा ही है कि SC कोटे में अंकिता की सिविल जज एग्जाम में 5वीं रैंक आई। लेकिन इस सपने को साकार करना अंकिता के लिए इतना आसान नहीं था। कई बार अंकिता को असफलता भी मिली, लेकिन अंकिता ने हार नहीं मानी। सिविल जज के लिए तैयारी तो मैंने 4 साल पहले स्टार्ट कर दी थी। 4 साल से कंटिन्यू मैंने इसी में तैयारी करी थी। जब मेरे को असफलता भी मिलती थी तो मैंने सोचा कि क्या है ऐसा जिससे मैं असफल हो रही हूँ। तो फिर जब लॉकडाउन का टाइम आया तो बिल्कुल फ्री टाइम था, कुछ काम नहीं था, तो घर पे बैठ के अपनी सारी कमियों को मैंने एनालिसिस करा कि कहाँ कमी है। फिर ऑनलाइन क्लासेस ली, यूट्यूब से पढ़ाई करी और फिर उसी टाइम पे अपनी कमियों को दूर करके एक बार अटेम्प्ट दिया कि अब देखते हैं कि अब क्या है। तो फाइनल अटेम्प्ट में फिर हो गया। अंकिता के माता पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं। माता पिता ने बचपन से ही सब्जी का ठेला लगाकर अंकिता को पढ़ाया। अंकिता की माँ घर का काम निपटाकर ठेले पर पहुंचती है और पति का काम में हाथ बटाती है। शाम के वक्त जब ग्राहकी अधिक होती है तो हाथ बटाने अक्सर अंकिता भी सब्जी के ठेले पर पहुंच जाती थी। आज बेटी की इस उपलब्धि से पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है। संघर्ष भरा जीवन तो है हम लोगों, सब्जी का तो धंधा है, इसमें परिवार भी चलाना, इसकी पढ़ाई भी करवाना, बहुत संघर्षों से यहाँ तक मुकाम तक पहुँचे हम लोग। बहुत खुशी है, कहने का कोई शब्द नहीं बचे हमारे पास के क्या बोले आप लोगों से। इतनी खुशी है कि बहुत ज़्यादा ही खुशी है सर। सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती, बस जरूरत होती है जी तोड़ मेहनत की। इसे साबित कर दिखाया है अंकिता ने। आज अंकिता और उसके परिवार का सपना पूरा हो गया है। अंकिता की इस सफलता से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिली है। लोग मान रहे हैं कि अगर मेहनत लगन से की जाए तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर।